नमस्कार, मैं हूं संजय सुतार और आज मैं बात करने वाला हूं अरुणा आसफ अली के बारे में। हालांकि आप लोगों को सुनने में ये एक ही नाम लग रहा होगा, जबकि दो लोगों का नाम है, जिसमें अरुणा जी जो थी वो हिंदू धर्म से थी और आसफ अली इस्लाम धर्म से थे। और भारत की आजादी की लड़ाई में आखिर इन दोनों की क्या भूमिका थी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तारीख थी 16 जुलाई 1909। उस दिन बंगाल के अंदर अरुणा जी का जन्म हुआ और उनके जो पिताजी थे डॉक्टर गांगुली काफी पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति थे। अरुणा जी के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता गांगुली जी का निधन हो गया। तब उनकी माता ने ही उनको पाला पोसा और बड़ा किया। और जिस जमाने में महिलाओं के लिए पढ़ना लिखना, शिक्षा हासिल करना और नौकरी करना कोई आम बात नहीं थी, उस समय में उन्होंने अरुणा जी को शिक्षित किया, जिसके बाद अपनी शिक्षा पूरी करके अरुणा जी कलकत्ता गई और वहां पर उन्होंने गोखले मेमोरियल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अरुणा जी अपनी छोटी बहन की शादी में इलाहाबाद गई हुई थी। तभी वहां पर उनकी मुलाकात होती है आसफ अली से। आसफ अली उस समय के प्रसिद्ध वकील व कांग्रेस के नेता थे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा भी थे। ये आसफ अली वही है जिन्होंने बटुकेश्वर और भगत सिंह के केस की पैरवी की थी। हालांकि ये बात थोड़ी विवादात्मक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ उनके कानूनी सलाहकार थे। और आजादी के बाद आसफ अली अमेरिका में भारत के पहले राजदूत भी रहे। उस शादी समारोह में जब अरुणा जी आसफ अली से मिली, तब आसफ अली के व्यक्तित्व का अरुणा पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उस 19 साल की अरुणा ने 42 साल के आसफ अली से विवाह कर लिया। और आसफ अली उम्र में अरुणा से 23 साल बड़े थे। अरुणा जी के परिवार वाले उनके इस निर्णय से इतने नाराज थे कि उन्होंने न तो उनके विवाह को मान्यता दी और न ही आशीर्वाद दिया, बल्कि उन्होंने अरुणा जी के बारे में अखबार में शोक संदेश तक छाप दिया और कहा कि अरुणा मर चुकी है। इसलिए अरुणा जी के परिवार ने उनके विवाह में भाग ही नहीं लिया। लेकिन आसफ अली जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी शादी में गांधी जी, राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। और फिर अरुणा जी को एक नया परिवार मिल गया। देखो, वो जो समय था वो सांप्रदायिक तनाव का काल था। अगर आज के समय में हिंदू मुस्लिम विवाद तो छोड़ो, अगर अदर कास्ट मैरिज हो जाए तो कितना बड़ा विवाद हो जाता है। तो जरा सोच कर देखो, उस समय में हिंदू मुस्लिम विवाह कितना जोखिम भरा काम था। हालांकि उस समय के समाज के एक हिस्से ने उनके विवाह को मान्यता ही नहीं दी, तो वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने इन दोनों के विवाह को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि ये विवाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अरुणा जी कहती है कि मैंने आसफ अली के साथ विवाह इसलिए नहीं किया कि वो मुस्लिम है, बल्कि हम दोनों की नजदीकियों का कारण यह था कि उनका जो आचरण था वो सुसंस्कृत था, उनका चरित्र, हम दोनों के इंग्लिश लिटरेचर में समान रुचि, और कहा कि उनके पास इतिहास और दर्शन जैसे विषय का जो ज्ञान था, मैं उससे काफी प्रभावित थी, इसलिए मैंने उनके साथ विवाह किया। और उस समय कांग्रेस में एक और नेता थे जिनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। वो इस बात से इतना नाराज थे कि एक ब्राह्मण घर की कन्या ने एक मुस्लिम से कैसे विवाह कर लिया। उनको ये विवाह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जब कभी भी अरुणा उनके सामने आती तो उनकी ओर से अपना मुंह ही फेर लेते थे। आसफ अली से शादी हो जाने के बाद वो अरुणा जी को आजादी की कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों से प्रेरणा लेकर अरुणा जी ने 1930 के नमक आंदोलन में हिस्सा लिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत की। ये जो नमक आंदोलन था वो अंग्रेजों द्वारा नमक पर जो टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में था। इसी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने अरुणा जी को जेल में डाल दिया, लेकिन अरुणा जी जेल के अंदर भी अपने विचार बेबाकी से रखने लगी, जिसकी वजह से वो जेल के अंदर भी बाकी दूसरे कैदियों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। फिर आगे जाकर जब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया और जेल के अंदर जितने भी सत्याग्रही थे उनको रिहा भी करना था,
और अंग्रेज अरुणा जी से काफी परेशान थे। इसलिए उन्होंने अरुणा जी को छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दिया। और जब ये बात बाकी की महिला कैदियों को पता चली तो उन सब ने अरुणा जी का समर्थन किया और रिहाई लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की बाजी उनके ऊपर ही उलट पड़ गई। फिर जेल के बाहर अरुणा जी के समर्थन में इतना शोर मच गया कि खुद गांधी जी ने अरुणा जी की रिहाई करवाई और इस मामले को सुलझा दिया। जेल से बाहर आने के बाद अरुणा जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में दुगने जोश के साथ हिस्सा लिया। अरुणा जी ने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया था जिस कारण से वो अंग्रेजों की हिट लिस्ट में शामिल हो गए। फिर अंग्रेजों ने अरुणा जी का जज्बा तोड़ने के लिए एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो उन टूटने वालों में से नहीं थी जो सिर्फ असफलताओं के डर से सपनों की ऊंचाइयों को छूने का इरादा बदल देते हैं, बल्कि अरुणा जी ने तो तिहाड़ जेल के भीतर ही एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन जेल के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे जानवरों जैसे बर्ताव के खिलाफ था, जिसके लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। उसके बाद अंग्रेजों को अरुणा जी की बात माननी ही पड़ी और कैदियों को जेल के अंदर बेसिक राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार देने पड़े। जिसके बाद अंग्रेज इतना बौखला गए कि उन्होंने अरुणा जी को तिहाड़ जेल से निकालकर अंबाला जेल शिफ्ट कर दिया। फिर 2 साल तक एक काल कोठरी में बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए उनको समय गुजारना पड़ा, जो कि किसी की भी हिम्मत को तोड़ दे। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद भी अरुणा जी की हिम्मत डगमगाई नहीं और जब वो जेल से बाहर आई, इसी बीच देश में आजादी की आवाज काफी बुलंद हो रही थी। और उस समय मुंबई अधिवेशन में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया। उसी दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। फिर अंग्रेजों ने इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने का फैसला किया। फिर नतीजा ये हुआ कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बात का तेज तर्रार नेता अरुणा आसफ अली पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने अगले ही दिन 9 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर जा पहुंची, जिसे वर्तमान में आजाद मैदान कहा जाता है। और वहां जो भीड़ थी उसको तितर बितर करने के लिए एक गोरे सार्जेंट ने 2 मिनट का समय दिया था। और इतने में ही अरुणा जी फुर्ती से मंच पर चढ़ गई और कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए डोरी खींच ली। कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहराया। अरुणा जी के ऐसा करते ही पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिए और यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की वास्तविक शुरुआत होती है। इसलिए 9 अगस्त को आज हम सब लोग अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके बाद से अरुणा जी ने अंग्रेजों को गिरफ्तारी नहीं दी, बल्कि वहां से वो अंडरग्राउंड हो गए। जिसके बाद अगले 3 सालों तक अंग्रेज अरुणा आसफ अली को नहीं पकड़ पाए। इसी बीच अंग्रेजों ने उनकी संपत्ति को जब्त कर बेच डाला और अरुणा जी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। और अंडरग्राउंड रहकर काम करना गांधी जी के उसूलों के खिलाफ था। फिर गांधी जी ने 9 अगस्त 1944 को अरुणा आसफ अली को एक पत्र लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि तुम्हारे साहस और वीरत्व के प्रति मेरा हृदय प्रशंसा से भरा है, लेकिन तुम्हें भूमिगत रहकर अपने प्राण नहीं त्यागने चाहिए। तुम सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए हो। तुम समर्पण कर दो और वो पुरस्कार प्राप्त कर लो जो तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है, और उस राशि को तुम हरिजन कार्य के लिए भी दे सकती हो। अरुणा जी ने गांधी जी के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि आप मुझे माफ करें, आपके पत्र में लिखे समर्पण शब्द ने मुझे चकित कर दिया है। मेरे स्वाभिमान को इस कल्पना से ही ठेस पहुंची है कि मुझसे ये अपेक्षा की जा रही है कि मैं स्वयं को नीचा दिखाऊं। मैं एक ऐसे दुश्मन के सामने समर्पण के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं जैसे अपने काम पर तनिक भी पछतावा नहीं है। और उस समय अरुणा जी राजगोपालाचारी के संपर्क में थी और राजा जी ने अरुणा जी को अवज्ञा का मार्ग छोड़ने के लिए मनाने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि गांधी जी को आहत मत करो, लेकिन अरुणा जी ने कहा कि समर्पण दुर्बलता का प्रतीक होगा और लोगों को लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। फिर जब 16 जून 1945 को जब जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल से रिहा किया गया, तो उन्होंने अपने पहले सार्वजनिक भाषण में कहा कि मैं उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं जो अपनी जान पर खेल रहे हैं।
ये बहुत उचित होगा कि मैं उन लोगों में भारत की एक वीरांगना अरुणा आसफ अली का नाम लूं। यदि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पाए तो मैं उनके प्रति अपना स्नेह और आदर भेजना चाहता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो बेकार नहीं जाएगा। भारत की निडर और दृढ़ प्रतिज्ञा क्रांतिकारी महिला अरुणा आसफ अली ने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई और देश की आज़ादी के बाद 1958 में वो दिल्ली की पहली महिला महापौर चुनी गई और अपने निडर स्वभाव से अंग्रेजों की नाक में दम करके भारत को आज़ादी दिलाने के उनके प्रयास को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्म विभूषण दिया। फिर 29 जुलाई 1996 में इनका निधन हो गया और 1997 में उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और आज पूरे विश्व में अरुणा जी को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से बुलाया जाता है। अरुणा जी का कहना था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंसा अहिंसा की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। क्रांति का ये जो समय है वो बहस में खोने का नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस देश का हर नागरिक अपने ढंग से क्रांति का सिपाही बने। धन्यवाद।